वेलकम। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, सहपाठियों एवं मित्रों। आज का नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं और जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह का सिद्धांत सत्य अथवा आत्मिक शक्ति पर बल देता है। इसकी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में हुई। किसके रूप में हुई? सविनय अवज्ञा के रूप में मानी जाती है, हुई है। ठीक है, चलिए। असहयोग से तात्पर्य आवश्यक रूप से सविनय अवज्ञा से नहीं है। असहयोग से क्या तात्पर्य है कि आवश्यक रूप से क्या है, वो सविनय अवज्ञा से नहीं है। जो असहयोग से तात्पर्य वो क्या है, सविनय से तात्पर्य नहीं है। किंतु सविनय अवज्ञा निश्चित रूप से वर्तमान संस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए गांधी जी द्वारा प्रयुक्त पद्धति की आधारशिला है। ठीक है, क्या है? गांधी जी के द्वारा क्या है? एक प्रयोग संघर्ष के विरुद्ध प्रयुक्त पद्धति की आधारशिला है। इसका अर्थ मात्र असहयोग ही नहीं, वरना राज्य अथवा समाज के कानूनों का विरोध है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक क्रियाशील रूप है। ठीक है, यह आंदोलन क्या है? सर्वाधिक क्रियाशील रूप है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? राज्य के जो असहयोग ही नहीं बल्कि राज्य अथवा समाज के कानूनों का एक विरोध है। और यह क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक क्रियाशील रूप है। दोनों का सार एक ही है, अर्थात बुराई का अहिंसात्मक तरीकों से प्रतिरोध करना। सारांश तो दोनों का एक ही था कि है बुराई पर अहिंसात्मक तरीकों से क्या करना? प्रतिरोध करना। राजनीति में हम इसका अर्थ अन्यायपूर्ण कानूनों से उत्पन्न दोष व बुराइयों का विरोध करने से ले सकते हैं। ठीक है, अब राजनीति में हम इसका अर्थ क्या लेंगे? तो राजनीति में हम इसका अर्थ लेंगे अन्यायपूर्ण कानूनों से। अन्यायपूर्ण कानून किसके थे? तो अंग्रेजों के द्वारा जो अन्यायपूर्ण कानून बनाए गए थे, उनके द्वारा जो दोष उत्पन्न होता था वह उनके द्वारा तो बुराइयां की जाती थी, तो उन बुराइयों का विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, परंतु इस शब्द का भी प्रयोग उस अंतिम दशा में करना चाहे जबकि वर्तमान कानूनों को मानना एक प्रकार से पाप बन जाए। ठीक है, इस शब्द को भी कम मानना चाहिए हमको जब क्या हो, वर्तमान में जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, वर्तमान में जो कानून बनाए गए हैं और उनको मानने से कोई इनकार करे या कोई कानून का उल्लंघन करे या कानून उनका उल्लंघन करे, तो ये सारी बात क्या माननी चाहिए? तब तक इस बात की बुराई मानना चाहिए। हमें सविनय अवज्ञा को कानूनों के आधारपूर्ण उल्लंघन से नहीं लेना चाहिए। क्या कहता है लेखक? कह रहा है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको हमें क्या है? कानून के आधारपूर्ण उल्लंघन से नहीं लेना चाहिए। जो कानून का आधारपूर्ण उल्लंघन से हमें उसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपराधिक कानून का उल्लंघन दंड से बचने के लिए करता है। बिल्कुल सही है। जो अपराधी होता है वो कानून का उल्लंघन किसके लिए करता है? तो हमेशा दंड से बचने के लिए क्या किया जाता है? दंड का उल्लंघन किया जाता है। जबकि सत्याग्रही समाज के हित के लिए सरकार से असहयोग करता है। ठीक है, क्या करता है? जब सरकार कहना नहीं मानती तो क्या करता है? असहयोग आंदोलन इसीलिए हुआ था क्योंकि सरकार ने भारतीयों की कोई सहायता ही नहीं की थी, इसलिए उसको असहयोग आंदोलन कहा गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा करने वाला सरकार के कानूनों के प्रति आधार व श्रद्धा रखता है। ठीक है, सविनय करने वाला जो होता है, अवज्ञा करने वाला क्या होता है? सरकार और उसके कानूनों के प्रति क्या रखता है? आधार रखता है, श्रद्धा और सम्मान रखता है। पर जब वे कानून समाज के लिए अहितकारी बन जाते हैं तो सत्याग्रही, ठीक है, अहितकारी बन जाते तो क्या होता है? सत्याग्रही उनका अनादर व अवज्ञा करता है। ठीक है, अर्थात जब क्या है, ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया, तो क्या था?
कानून और सरकार जो अंग्रेजी शासन की है उनके प्रति क्या था, एक आदर और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वे कानून समाज के लिए हितकारी बन गए तो उनके जो द्वारा बनाए गए कानून थे वो समाज के हित में नहीं थे। तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह ही उनका अनादर व अवज्ञा करता है। ठीक है, सत्याग्रह के हिसाब से महात्मा गांधी जी उनका क्या करते हैं, अनादर करते हैं। उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है। कानूनों की अवज्ञा करते ही समय सत्याग्रही दंड से भयभीत नहीं होता। ठीक है, और जब कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो जो सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या है, किसी भी प्रकार के दंड से भयभीत नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो सन 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। कब हुआ, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, किस दिवस के रूप मनाने के पश्चात, तो स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद। ठीक है, स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद क्या हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। यह आंदोलन गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से, तो महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम में 1878 सदस्यों के साथ दांडी की यात्रा पैदल शुरू कर दी। कब, 12 मार्च सन 1930 को महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अहमदाबाद से और साबरमती तक पैदल यात्रा करना शुरू कर दिया। ठीक है, पैदल यात्रा करना शुरू कर दिया। ठीक है, कितने सदस्यों के साथ, 78 सदस्यों के साथ। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। कहाँ पे, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद के भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। और कितनी दूर था, तो 385 किलोमीटर दूर पश्चिम तट पर स्थित माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये महात्मा गांधी जी के साथ जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं तो ये कौन से व्यक्ति हैं, तो दांडी यात्रा प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों का चलचित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी और उनके साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। ठीक है, जो गांधी जी थे और उनके सहयोगी थे वो कब, 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी पहुँचे। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने सरकारी कानून तोड़ दिया। ठीक है, अब समुद्र के किनारे क्या था, उस पश्चिमी तट के किनारे पानी में वाष्पीकरण के बाद नमक बना हुआ था। तो उस नमक के बोरों को उठाकर महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सरकारी कानून तोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए दांडी यात्रा बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, गांधी जी के द्वारा की गई यात्रा। तो 285 किलोमीटर जाने का कुछ लक्ष्य महात्मा गांधी जी को प्राप्त हो गया। ठीक है, नमक के उत्पादन पर सरकार का एक अधिकार था। ठीक है, कौन सी सरकार का, तो ब्रिटिश जो सरकार थी उस पर उसका अपना एक अधिकार था। मतलब उसके अलावा उसको भारत का कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या हम कहें कोई भी कंपनी जो भारत के अधीन हो तो उसको उस कानून नमक को वहाँ पर बना सके, केवल और केवल उसको अंग्रेज़ सरकार ही बना सकती थी। इसीलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था और सब के लिए क्या था, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नमक बनाना क्या था, गैर कानूनी कार्य माना जाता था। नमक कानून को तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होने लगी। और जब सभी देश के लोगों को ये चला पता, पूरे भारत के लोगों को ये चला पता कि या महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, नमक कानून तोड़ दिया है, उसके विरोध में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। तो सारे लोगों ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने में महात्मा गांधी जी का सहयोग किया। ठीक है, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी दांडी यात्रा की तरह
तिरुचिरापल्ली में वेदारण्यम तक की यात्रा की। ठीक है, तो कौन है, राजगोपालाचारी ने भी दांडी यात्रा में भाग लिया और तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की तक की यात्रा उन्होंने भी की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कुछ और कारण क्या थे, तो इसको भी जान लेते हैं। तो सन 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, 1930 में शुरू किया और जिसका कारण निम्नलिखित था, तो जान लेते हैं। सबसे पहला कारण क्या था, तो सबसे पहला कारण है साइमन की अध्यक्षता। ठीक है, कारण क्या है, सबसे साइमन की कमीशन, साइमन कमीशन। ठीक है, तो भारत के लॉर्ड वायसराय इरविन ने क्या किया, 8 नवंबर 1927 की घोषणा की कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय राजकीय कमीशन शीघ्र भारत आने वाला है। ठीक है, एक घोषणा कर दी वायसराय ने। कौन सा वायसराय, लॉर्ड इरविन ने 8 नवंबर 1927 को घोषणा करी कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय राजकीय कमीशन शीघ्र भारत आने वाला है। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, और जो इस साइमन कमीशन था, तो इसके सारे सदस्य जो थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। ठीक है, यद्यपि इस आयोग को भारत के भावी संविधान के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, यद्यपि यह आयोग है जो क्या करता है, भारत का जो भावी वर्तमान में जो संविधान है उसके लिए क्या करता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। उस समय की बात हो रही है, अंग्रेजों के समय की बात हो रही है, 1927 की। प्रतिवेदन करता था, परंतु कोई भी भारतीय इस आयोग में सम्मिलित नहीं था। वो जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया गया था, संविधान बनाया गया था, तो उसमें क्या था कि जो साइमन कमीशन है उसका प्रतिवेदन कौन कर सकता है, भारत के लोग भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कभी भी अंग्रेज इनकी बातों पे खरे नहीं उतरे भारतीयों के। तो उन्होंने क्या किया, इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन जो था, तो इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, अतः साइमन कमीशन के भारत पहुंचने पर उसका काले झंडों एवं साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से स्वागत किया गया। ठीक है, तब क्या हुआ, जब इसमें कोई भारतीय था ही नहीं, तो जो साइमन कमीशन भारत आ रहा था, कब, 8 नवंबर 1927 की घोषणा में जब वो भारत आ रहा था, तब क्या हुआ कि भारतीयों ने काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन के नारे लगाए, साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ। उस नारों से उसका क्या कर दिया गया, बहुत बड़ा स्वागत किया गया, उसका अपमान किया गया कि वापस जा, साइमन कमीशन वापस जा। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला गया। और लाहौर, ठीक है, लाहौर में क्या निकाला गया, लाला लाजपत राय जी के द्वारा एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया और इस जुलूस के माध्यम से पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठियों की वर्षा की गई। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो कानून था, उनके द्वारा इस विरोध को करने के लिए लाला लाजपत राय जी पे लाठियाँ बरसाई गई, जिससे बुरी तरह लाला लाजपत राय जी घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उन महान हस्तियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए कितनी बुरी बात करी अंग्रेजों ने। तो 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसके द्वारा हो गई, तो पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पे लाठियाँ बरसाई गई, जिस कारण से 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, साइमन कमीशन के 1 वर्ष बाद। ठीक है, लखनऊ में पुलिस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गोविंद बल्लभ पंत पर भी लाठियाँ बरसाई। ठीक है, और लखनऊ में क्या हुआ, गोविंद बल्लभ पंत पर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी लाठियाँ बरसाई गई। अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति से गांधी जी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा कि वास्तव में ऐसा किया क्यों अंग्रेज़ों ने, और इस प्रकार से महात्मा गांधी उनसे क्या हो गए, बहुत नाराज़ हो गए। ठीक है, अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो महात्मा गांधी उसमें निराश हो गए। पूरे भारतवासी उसमें क्या हो गए, निराशाजनक बात उन्होंने कही। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में आया कि 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में
इस रिपोर्ट से भारतवासियों को बड़ी निराशा होती है। रिपोर्ट में लिखा गया कि भारतीयों की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग पूर्ण उपेक्षा की गई है। ठीक है, उनकी उपेक्षा की गई है। औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग को लेकर भारतीयों की उपेक्षा की गई है। इस प्रकार केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग भी स्वीकार नहीं की गई है। ठीक है, जो आप स्थायी सरकार चाहते थे, इस रिपोर्ट में कहा गया भारतीयों जो आप स्थायी सरकार चाहते थे तो उसकी मांग की क्या कही गई, उपेक्षा की गई। नहीं, वो तुम्हारी बातों को स्वीकार नहीं करेगी अंग्रेजी सरकार। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया। ठीक है, तो यही कारण है महात्मा गांधी जी ने सविनय आंदोलन प्रारंभ क्यों किया। तो जो उनकी उपेक्षा थी, भारतीय चाहते थे कि उनकी क्या हो, केंद्र में अपनी ही उत्तरदायी सरकार हो और क्या है वह अपने आप ही शासन चलाएं, अन्यथा किसी अंग्रेज़ के हाथों से वो शासन चलाना स्वीकार नहीं करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना, नेहरू रिपोर्ट को भी किसने अस्वीकार कर दिया, किन्होंने, अंग्रेजों ने। तो भारत के सचिव थे जो लॉर्ड बक्कन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान तैयार करें जो भारत के सभी राजनीतिक पक्षों को स्वीकार हो। ठीक है, उसने फिर से फंसाने का कार्य कर दिया, क्योंकि भारत में भी पहले से ही विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है भारत को। तो उसने क्या किया कि वो ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें सभी पक्षों के राजनीतिक लोग हों। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। देखो कांग्रेस पार्टी में तभी कितना दम था। तो कांग्रेस ने क्या, इस चुनौती को स्वीकार कर दिया। ठीक है, कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक, स्वीकार कर लिया तथा भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, किसका, तो भारत के संविधान में, संविधान का प्रारूप तैयार करने में क्या होता है, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता होती है और उस अध्यक्षता में एक संविधान समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया जाता है उनकी अध्यक्षता में। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कब की, 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, जिस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या नेहरू रिपोर्ट के कारण ये प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश जो सरकार थी, अंग्रेज थे कमीने, उन्होंने क्या कर दिया, इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। दूसरी बात क्या हुई कि मुस्लिमों ने भी नेहरू जी की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। एक तो अंग्रेजों ने भी अस्वीकार कर दिया, दूसरा क्या है, मुस्लिम लोगों ने भी इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया। अब क्या हुआ, कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी तो अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि यदि, हे ब्रिटिश वासियों सुन लो, यदि तुमने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, अहिंसात्मक आंदोलन हम शुरू करेंगे। और वो आंदोलन होगा, शुरुआत कहाँ से होगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से उसकी शुरुआत होगी। ठीक, तो चलिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग किस प्रकार होती है। तो दिसंबर 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कब, दिसंबर 1929 में। कहाँ पे होता है, लाहौर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक अध्यक्षता होती है जिसमें 31 दिसंबर सन 1929 को अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, कब किया गया, जब पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे तो 31 दिसंबर 1929 को
अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। ठीक है, कांग्रेस ने क्या कहा कि हम अब क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन अंततः 26 जनवरी सन 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अधिवेशन ने कांग्रेस को उचित अवसर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, और जो अधिवेशन था क्या नेहरू जी के द्वारा बनाया गया, जब वो अध्यक्षता में बैठे हुए थे, तो 26 जनवरी सन 1930 को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया था। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलेंगे। देश में क्या हुआ, अशांति एवं अराजकता बढ़ने लगे। इस समय देश की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी, होना ही था, क्योंकि अंग्रेज एक एक रोटी के लिए भारतीयों को लड़ा देते थे। इसलिए देश की आर्थिक स्थिति थी जो वो क्या थी, बड़ी ही शोचनीय थी। जो भी भारत के व्यक्ति अपने खेतों में उगाते थे या जिस भी प्रकार का उत्पादन करते थे, वो सारा अंग्रेज़ों के लिए करते थे और अंग्रेज उनको अपने घर ले जाते थे। ठीक है, देश में महंगाई, बेरोजगार और गरीबी बढ़ रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बढ़ती हुई महंगाई के कारण मजदूरों में तीव्र असंतोष था और बढ़ती हुई महंगाई के कारण क्या थे, मजदूर परेशान थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने भी, मजदूरों ने भी क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए अनेक मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अपना गुस्सा दिखाया, अपनी दमनकारी नीति दिखाई और भारत के मजदूरों को गिरफ्तार कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार मेरठ में एक षड्यंत्र रचा और 36 मजदूर नेताओं को लंबी कैद की सज़ा दे जाने के कारण मजदूर वर्ग घोर असंतोष व्याप्त हो गया। मजदूर वर्गों में क्या हो गया, घोर असंतोष व्याप्त हो गया। कब, जब मेरठ में एक षड्यंत्र रचा गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो वहाँ पर 36 जो मजदूर नेता थे, तो उनको क्या कर दिया गया, लंबी कैद की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, इसी समय क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। ठीक है, और गुस्से होकर ये जो मजदूर थे, तो इन्होंने क्या, क्रांतिकारियों का रूप ले लिया और इनकी क्या हो गई, गतिविधियां और भी तेज हो गई। 1929 में सरदार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक कर सनसनी फैला दी। ठीक है, और 1929 में क्या हुआ, तो सरदार भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने क्या किया, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और उस बम फेंक कर क्या हो गई, सनसनी मच गई। गांधी जी इस हिंसात्मक घटनाओं से बड़े चिंतित हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, अहिंसात्मक सविनय जो आंदोलन था उसको चलाने का निश्चय कर दिया कि अब चलाना ही चलाना है। ठीक, इसी प्रकार लॉर्ड इरविन का भी एक घोषणा पत्र आता है। ठीक है, इंग्लैंड से लौटकर भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन जो थे ही कब लौटे थे, इंग्लैंड से लौट रहे थे कब, 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा की। 1917 की घोषणा से ये अभिप्राय स्पष्ट होता है कि पीछे देखने लग गया फिर से, तो उनका 1917 में कोई घोषणा पत्र हुआ होगा भारतीयों के साथ, तो उसमें लिखा गया था कि भारत को अधिराज्य स्थिति का दर्जा मिले। अधिराज्य मतलब आधा राजा, आधा राजतंत्र कौन चलाए, आधा शासन कौन चलाए, तो आधा शासन अंग्रेज चलाएं और आधा भारतीय। ठीक है, तो 1917 में ये घोषणा हुई थी कि भारत को अधिराज्य स्थिति का दर्जा मिले। लॉर्ड इरविन ने यह घोषित किया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक गोलमेज, इस घोषणा में यह ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, एक गोलमेज। इस घोषणा में यह नहीं कहा गया
कि भारत को कब स्वराज्य प्राप्त हो गया। ठीक है, जब घोषणा पत्र हुआ, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, तो उस गोल मेज में यह नहीं कहा गया कि वो भारत को ये घोषणा पत्र प्राप्त कब हुआ, इसकी उसको क्या है, कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर इंग्लैंड के अनुदार दल ने इरविन की घोषणा की आलोचना की। ठीक है, इंग्लैंड का जो एक अनुदार दल था उसने क्या किया, इरविन के समझौते की घोषणा की आलोचना की। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से भेंट कर यह जानना चाहा कि क्या सरकार लंदन में गोलमेज सम्मेलन भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर नवीन संविधान का निर्माण करने के लिए बुला रही है। ठीक है, किसने समझा, जाना, इरविन ने, गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने जाना कि लॉर्ड इरविन से भेंट कर यह जानना चाहा कि सरकार क्या है, किसने की भेंट, तो महात्मा गांधी जी ने भेंट की, किससे, लॉर्ड इरविन से भेंट की, और यह जानने का प्रयास किया कि जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर नवीन संविधान का निर्माण करने के लिए बुला रही है। तो क्या है वो, भारत में नवीन संविधान यानी कि नए संविधान का निर्माण करने के लिए हमें वहाँ पे बुला रही है गोलमेज सम्मेलन में। परंतु इरविन ने गांधी जी को इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया, जिससे गांधी जी को बड़ी निराशा होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, महात्मा गांधी तो समझ रहे थे कि जो गोलमेज सम्मेलन है, उस गोलमेज सम्मेलन में क्या हमें इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर क्या करे, भारत का औपनिवेशिक जो स्वराज्य है उसके लिए कोई नया कानून बनाए, जिससे क्या होगा, भारत का विकास होगा, वहाँ की गरीबी और बेरोजगारी जैसे स्थिति और गुलामी से क्या मिले, स्वतंत्रता मिले। लेकिन लॉर्ड इरविन जो था उसने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, जिस कारण से महात्मा गांधी जी बड़े निराश हुए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी की कुछ उपेक्षाएं भी हैं। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी। ठीक है, लॉर्ड वायरस के सामने कितनी मांगे रखें, वायरन इरविन के सामने 11 मांगे प्रस्तुत की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गई तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। गांधी जी की निम्नलिखित कुछ मांगे थी, तो 11 मांगे रखी गई महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले मांग रखी गई कि पूर्ण नशाबंदी हो। ठीक है, कोई भी नशा ना करे। जैसे अंग्रेज सरकार ने विभिन्न प्रकार के नशे वाले पदार्थों को भारतीयों के लिए क्या कहा था कि तुम इनकी खेती करो और फिर उनको ही सेवन करने से बचाने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि इसको क्या है, आपको रोकना चाहिए। दूसरी बात, मुद्रा विनिमय में 1 रुपये 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर हो। ठीक है, मुद्रा का हस्तांतरण होता है, विनिमय एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब रुपए जाए तो कितना हो, 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर हो। तो विनिमय ऐसे हो कि 1 शिलिंग जो हो कितने, 4 पैसे के बराबर हो, कोई न क्या हो, 4 पैसे के बराबर हो। ऐसा ना हो कि 5 रुपए की चीज़ और तुम क्या कर रहे हो, 2 रुपये में खरीद रहे हो। यही है कि 2 रुपये की वस्तु में खरीद रहे हो, कम दाम पे अधिक वस्तु को आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, नमक कर समाप्त कर दिया जाए, और जो नमक पर कर लगाया गया था उसको क्या करें, आप नमक कर को समाप्त कर दें। ठीक है, मालगुजारी आदि कर दी जाए। मालगुजारी जो थी तो उसको भी क्या है, आधा कर दिया जाए। यदि कोई 50% माल गुजारी करता है तो क्या है, अब 25% ही देगा। ठीक है, तो इसको भी क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। सैनिक व्यय में कम से कम 50% की कमी की जाए। वो क्या करते थे, अंग्रेज अपने सैनिकों को क्या करते थे, पूरा 100% पूरे ऐशो आराम के साथ उनको वेतन दिया जाता था। इसलिए इसको भी क्या है, कम से कम किया जाए। जो सैनिकों में जो खर्चा आता है उसको भी क्या कर दिया जाए, अंग्रेजी सैनिकों को कम कर दिया जाए। ठीक है, प्रशासनिक खर्चे में कमी करने के लिए बड़े अधिकारियों के वेतन आदि कर दिए जाए। और जो प्रशासनिक, जो भारत का जो शासन है उसका जो खर्चा होता है, जो शासन है चल रहा है, उनके खर्चे में क्या है, बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। जिस कारण से क्या है, भारत में क्या फैल रही है,
भूखमरी फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, गरीबी फैल रही है, तो इसको कम करने के लिए क्या करें, वो बड़े अधिकारियों का वेतन आधे कर दें। जो 50,000 वेतन लेता होगा उसकी वेतन कितनी होनी चाहिए, 25,000 के करीब होनी चाहिए। ठीक। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए ही सुरक्षित रहें। ऐसा न हो कि अंग्रेज भी क्या वहाँ पे शासन कर रहे हैं या अंग्रेजी उसको स्वतंत्र रूप से वहाँ से आने जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, इसको क्या है, ख़त्म किया जाए और भारतीयों के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। विदेशी वस्त्रों पर तट कर लगाए जाएं ताकि देसी उद्योग का संरक्षण हो। जो विदेशों के द्वारा जो वस्तुएं थी उन पे क्या है, तट कर लगा दिया जाए। ठीक है। यदि भारत के तट पर इंग्लैंड से कोई विदेशी वस्त्र आ रहा है तो जो भारत में प्रवेश करेगा तो उस पर क्या है, कर लगाना उचित रहेगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा विदेशी वस्तुओं पर क्या है, कर लगा दिया जाए, जिससे क्या अब यदि उन पर कर लगता है तो भारत में क्या है, कोई उनके वस्त्रों को नहीं खरीदेगा, और जब उनके वस्त्रों को नहीं खरीदेगा तो क्या है, देश में क्या है, उद्योगों का संरक्षण शुरू हो जाएगा, उद्योग करना लोग शुरू कर लेंगे। ठीक है। सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाए, और जो राजनीतिक तौर पे आपने बंदी बना रखे हैं तो उन बंदियों को क्या है, रिहा कर दिया जाए। ठीक है। जो राजनीति की कर रही थी उनको क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। गुप्तचर पुलिस को भंग कर दिया जाए। ठीक है। ये गुप्त पुलिस की व्यवस्था इंग्लैंड सरकार के द्वारा की गई थी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी, उसको क्या है, भंग कर दिया जाए। उस पर जनता का नियंत्रण रखा जाए, और क्या है, उस पर जनता का भी नियंत्रण रख लो, जनता का नियंत्रण रख दिया जाए, और गुप्तचरों की भर्ती क्या है, बंद कर दी जाए। आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि हथियारों के लिए लाइसेंस दिए जाए। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, सारे अपने पास लाइसेंस और बंदूक जैसे हथियारों को रखते थे। इसी बंदूक जैसे हथियारों को बंद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि इनके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। यदि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए भी रख रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब इतनी सारी मांगे थी और ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को जो उत्तर भेजा वह बहुत असंतोषजनक था। ठीक है। इस पर गांधी जी को बड़ा दुख होता है, और उन्होंने कहा मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी परंतु मुझे पत्थर मिला। कौन कहता है, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी परंतु मुझे पत्थर मिला। ब्रिटिश सरकार केवल शक्ति पहचानती है, और इस कारण वायसराय के उत्तर पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। ठीक है। अब क्या है, जो ब्रिटिश सरकार का उत्तर लॉर्ड इरविन ने मेरे को दिया तो उस पर मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमारे राष्ट्र के भाग्य में जेल की शांति ही एकमात्र शांति है, और जो हमारा राष्ट्र है वो सिर्फ क्या है, एक शांति मिल सकती है, वो भी कहाँ पे, जेल की शांति। समस्त भारत एक विशाल कारागृह में अंग्रेजों के कानूनों को मानने से इनकार करता हूँ। और क्या है, समस्त भारत में जितने भी हमारे क्या विशाल कारागृह है, मैं उनके कानूनों से मानने से क्या करता हूँ, इनकार करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसको मानने से हम क्या करते हैं, इनकार करते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ कार्यक्रम हुए जो निम्नलिखित बातों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा जाए। नमक ही बनाओ और नमक कानून टूट जाएगा खुद। जब भारत के लोग स्वयं ही नमक बनाएंगे तो नमक कानून क्या है, टूट जाएगा। नंबर दूसरी बात है, विद्यार्थी सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार करें। ठीक है। जो विद्यार्थी हैं वो क्या करें, जो सरकारी स्कूल है उनका बहिष्कार करें तथा कॉलेजों का क्या करें, बहिष्कार करें। सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरियों से क्या दें, त्यागपत्र दे दें। ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। विदेशी जो वस्तुएं उनका क्या कर दिया जाए, बहिष्कार कर दो, और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो। जो भारत में बनाई गई जो वस्तुएं हैं उनका ही उपयोग करो। इस तरह शराब तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दें। जितनी भी स्त्रियां वो क्या करें, शराब की तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना शुरू कर दें। जनता सरकार का कर न चुकाए। जनता जो है वो सरकार का बिल्कुल भी
कर नहीं चुकाएगी, क्योंकि इतनी खतरनाक तरीके से भारतीयों को लूटा गया था। जब महात्मा गांधी जी को इन सभी दर्द का सामना करना पड़ा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 6 अप्रैल सन 1930 को गांधी जी ने आंदोलन के लिए निम्न कार्यक्रम घोषित किया। ठीक है, कब? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन के निम्नलिखित कार्य शुरू करना प्रारंभ कर दिए। गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। जितने भी गांव भारत के उनको क्या है, नमक बनाने के लिए निकलना चाहिए। वाहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। जितनी भी औरतें हैं उनको क्या है, शराब की दुकान पे, अफीम की दुकान पे और विदेशी कपड़ों की दुकान पे धरना देना चाहिए। विदेशी वस्त्रों को जला देना चाहिए। हिंदुओं को छुआछूत त्याग देनी चाहिए। जितने भी हिंदू हैं उनको छुआछूत त्याग देनी चाहिए, जो आज तक भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। विद्यार्थियों को सरकारी शिक्षण संघ का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, जितने सरकारी शिक्षण संघ है उनका त्याग कर दो, तथा सरकारी कर्मचारियों को अपनी नौकरियों से भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी सरकार के हुकूमत के तले जो लोग नौकरियां लगे हैं सरकारी, उनको भी क्या है, अब वहाँ से त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि अब हम अंग्रेज़ों की गुलामी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल सन 1930 को यह कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चलिए कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आगे चलते हैं। अब आंदोलन का प्रथम चरण क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण को विवेचन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। नंबर 1, नमक सत्याग्रही दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुआ है। कहाँ से हुआ है? दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। इसमें 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ये उनके अनुयायी 200 मील की पैदल यात्रा, 285 मील की, 85 है यहाँ पे 200 आ रखा है तो 285 मील है, ठीक है, कि पैदल यात्रा कर 24 दिनों के पश्चात दांडी पहुँचते हैं। ठीक है, कितने? महात्मा गांधी के सहयोगी और वो सारे लोग 24 दिनों के पश्चात कहाँ पहुँचते हैं? दांडी पहुँचते हैं। दांडी यात्रा की तुलना में सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना कहाँ से की है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। हजारों लोगों ने मार्ग में सत्याग्रहियों का दिल खोलकर स्वागत किया और 6 अप्रैल को आत्मशुद्धि के उपरांत गांधी जी ने समुद्र तल से थोड़ा नमक उठाकर नमक कानून को भंग कर दिया। ठीक है, गांधी जी द्वारा कानून तोड़ने के साथ ही सत्याग्रह में अभूतपूर्व तेजी आई। बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और मद्रास में गैरकानूनी तरीके से नमक बनाना प्रारंभ हो गया। ठीक है, कब? कितनी बढ़िया बात करी। तो 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर क्या है, नमक बनाना शुरू हो गया। जब महात्मा गांधी जी ने क्या किया, थोड़ा सा मुट्ठी भर नमक वहाँ से उठाया और कहा कि अब आप नमक बनाओ। शराब विरोधी आंदोलन। महात्मा गांधी ने स्त्रियों को शराब की दुकानों पर धरना देने के लिए आह्वान किया, जिसका दिल खोलकर स्वागत किया गया। दिल्ली में 1600 महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिया। फलस्वरूप बहुत सी दुकानें बंद हो गई। ठीक है, बहुत सी दुकानें क्या हो गई, बंद हो जाती हैं। स्त्रियों ने पर्दा प्रथा को ताक में रखकर सत्याग्रहों में भाग लिया, जो भारतीय स्त्रियों के जीवन में अविस्मरणीय सहयोग रहेगा। ठीक है, नंबर 3, विदेशी कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार। तो विदेशी कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार भी आशा से अधिक सफल रहा। 1930 में सती कपड़ों का व्यापार पहले की अपेक्षा 1/3 1/4 के लगभग रह गया। बम्बई में अंग्रेजी जो व्यापारियों की सलाह 16 मिलें थी वो क्या हो गई, बंद हो गई और 32,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। इनके विरुद्ध भारतीय व्यापारियों की मिलें, दुकानें तेजी से काम करने लगे। ठीक है,
जब अंग्रेज़ों की दुकानें बंद होना शुरू हो गया तो भारतीयों की दुकानें क्या हैं, तेज़ी से ग्रोथ करने लगी, तेज़ी से क्या कार्य करना प्रारंभ करने लगे। ठीक। नंबर चौथी बात है करबंदी आंदोलन। किसानों ने करबंदी आंदोलन को सक्रिय सहयोग दिया। ठीक है, सक्रिय सहयोग दिया। सरकार की दमनकारी जो प्रक्रिया थी उसके विरुद्ध सरकार ने 16 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था तथा आंदोलन को निर्ममता से कुचलने का उपक्रम किया गया। इस हेतु गवर्नर जनरल ने दर्जनों आदेश जारी कर दिए। जुलूसों और सार्वजनिक सभाओं को तीतर बितर करने के लिए अंधाधुंध लाठियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, और कभी कभी गोलियों से भी भुना गया। वृहद स्तर पर जनता के अत्याचार, अपनी चरम सीमा पर न देने वालों की संपत्ति जब्त कर ली गई। धारासन में 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के गोदामों पर चढ़ाई की। पुलिस ने सत्याग्रहियों को बहुत बुरी तरह से पीटा, जिससे अनेक व्यक्ति घायल हुए। लगभग 60,000 भारतीयों को जेल में बंद कर दिया गया। वाह, कितनी बड़ी जेल थी। तो 60,000 भारतीयों को अंग्रेजी सरकार ने, इतनी अंग्रेज़ों सरकारों की क्या जनसंख्या भी नहीं रही होगी पूरे अंग्रेज़ों की, और 60,000 सैनिकों को क्या कर दिया गया, भर्ती कर दिया गया। ठीक।